नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और आज भी पहले चरण की तरह ही बम्पर वोटिंग हो रही है। बिहार में वोटिंग के बीच तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी जय संविधान। मेरे ख्याल से निधि के इंटरनेट में कोई समस्या है, इसलिए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और संभवतः जब निधि रिकनेक्ट होगी तो जो उसने टैगलाइन दी है उसी विषय पे बात करेगी। कुछ वीडियो भी दिखाएंगे, कुछ बैकग्राउंड भी बताएंगे निधि। लेकिन जब तक वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, अपने दर्शक श्रोता में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो जब तक निधि नहीं आती है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि बिहार में पहले चरण में जो मतदान हुआ था, ये बहुत बम्पर वोटिंग हुई थी और द्वितीय चरण में उससे भी आगे बढ़ चढ़ के वोटिंग हो रही है। जितने पुराने पूर्वानुमान थे वो टूट रहे हैं। सवर्णों में भी जो माना जा रहा था कि एनडीए का वोट बैंक है, उसके अंदर भी बंटवारा है। और जो ये माना जाता था कि लवकुश जो समीकरण है, जो नॉर्मली नीतीश कुमार के पीछे रहता है, वो भी महागठबंधन की तरह मुड़ रहा है। मुस्लिम वोटर्स में पूरा कंसोलिडेशन है और ज्यादातर लोग, जो सारे लोग फील्ड के अंदर घूम रहे हैं और बता रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक संघर्ष चल रहा है चुनाव आयोग के बीच में और महागठबंधन के बीच में। केंद्रीय चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का पूरा प्रयास है कि वो अपनी आंखें मूंदे रहें। जैसे धृतराष्ट्र ने और उनकी पत्नी ने आंखों में पट्टी बांध ली थी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, गांधी जी के 3 बंदरों की तरह। उसी प्रकार से चुनाव आयोग भी एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी छूट दे रहा है और अब निधि जी आ गई हैं, वो अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगी। बिल्कुल सर, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था और हम बात कर रहे थे बिहार के पहले चरण के बाद अब जो दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, उसमें जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग के बीच तमाम खबरें आ रही हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर ब्लास्ट हुआ कल रात को। लाल किले के पास जो धमाका हुआ, उससे पूरा देश दहल उठा और अब तक उसमें 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब ये आतंकी हमला है या फिर नहीं है, इसको अभी तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन अब लगातार गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मीटिंग चल रही है। आज भी हाई लेवल मीटिंग हुई, जो पूरे 1.25 घंटे तक चली और इस मीटिंग में तमाम जो सिक्योरिटी के अधिकारी हैं वो मौजूद थे। हालांकि विपक्ष अमित शाह का इसको लेकर इस्तीफा मांग रहा है और इस पर सच्चाई छिपाने की बात कर रहा है। तमाम चीजें चल रही हैं देश में, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश दौरे पर चले गए हैं और वहां पहुंचकर वो दुख प्रकट कर रहे हैं। मतलब वो देश में रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पे लोगों के साथ संवेदनाएं नहीं बांट पाए, लेकिन विदेश जाकर के संदेश दे रहे हैं कि हम सख्त एक्शन लेंगे। अब इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का जो ये विदेश दौरा था, क्या ये कैंसिल नहीं हो सकता था और बिहार चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, कैसे धांधली की खबरें तमाम सामने आ रही है, उसके बावजूद चुनाव आयोग किसी प्रकार का एक्शन लेने के तैयार नहीं है, जैसे कि पहले चरण के चुनाव में हुआ था उसी प्रकार से। तो आज हम इसको लेकर चर्चा करेंगे और स्वामी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा के लिए। तो सर, आप देख रहे हैं कि कल से ये सारी चीजें चल रही हैं
और प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है, आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर से बताया कि वो भूटान जा रहे हैं और वहां पर जो है वहां के राष्ट्राध्यक्ष का जो जन्मदिन है उसके लिए जा रहे हैं। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या संवेदनहीनता है कि आपके देश में ब्लास्ट हो गया, क्या इतना भी वो इंतजार नहीं कर पाए कि कम से कम उन पीड़ित परिवारों से वो मिलते, उनका दुख बांटते, घटना पर एक्शन लेते? क्या बर्थडे सेलिब्रेशन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि वो उन पीड़ित परिवार वालों के साथ खड़े रहते? जय संविधान। देखिए निधि, आप जो है मेरे ख्याल से संदर्भ ठीक नहीं ले रही हैं। भाई देखिए, मोदी जी तो भूटान इसलिए गए हैं कि भूटान के अंदर जो AQI लेवल है वो बहुत कम है और वहां की हवा शुद्ध है। और NCR के अंदर अब यहाँ पे AQI लेवल इतने खतरनाक लेवल्स पे है कि अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम लोग बेसिकली अपनी मौत को पास बुला रहे हैं। और अफसोस तो निधि तब होता है जब हमारे अगले से अगले जनरेशन के छोटे छोटे बच्चे, 12-12 13-13 साल के बच्चे अपने अस्थमा की वजह से, खांसी की वजह से, क्योंकि बेचारों को स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल के अंदर तो प्योरीफायर लगे नहीं है। चलिए, माँ बाप जिनके खाते पीते घर के हैं, घर में प्योरीफायर लगा देते हैं, लेकिन बच्चे तो खेलने के आदी होते हैं, खेलने बाहर निकल जाते हैं। और जिस प्रकार से पर्यावरण आज की तारीख में दिल्ली में डबल ट्रिपल इंजन की सरकार ने बना दिया है, तो मोदी जी को जब ये खबर मिली कि इतना ज्यादा पर्यावरण दूषित हो गया है, तो कम से कम अपने सांसों का इंतजाम करने के लिए वो भूटान चले गए, क्योंकि वहां पे AQI लेवल कम है। अब देखिए, वहां से आएंगे तो कहीं और चले जाएंगे, अमेरिका तो जा नहीं सकते, कनाडा तो जा नहीं सकते, यूरोप तो जा नहीं सकते, बहुत सारे देशों में उनका जाना वर्जित हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल से वो उन्हीं देशों में जाएंगी, अगर आप ध्यान रखेंगी, जहां पे AQI लेवल कम है। आप ये देखिए, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरियाज अगर 10 हैं, उसमें 10 के 10 हिंदुस्तान में है और 10 के 10 दिल्ली के आसपास हैं। हरियाणा के ज्यादातर हैं, उसमें दिल्ली खुद है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश के हैं और ज्यादातर ऐसे प्रदेश हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा शासित है। तो मोदी जी तो देखिए अपनी सांस की क्वालिटी को बेटर करने के लिए गए। आपने देखा, एक जगह मीटिंग में मोदी जी बैठे थे, पीछे एयर प्योरीफायर रखा हुआ था। मतलब जनता तो खुलेआम खांस रही है और अपनी मौत को पास बुला रही है। मोदी जी के आसपास जहां भी हो जाते हैं, प्योरीफायर लगा होता है। भाई, अब मेरे को नहीं पता 12 करोड़ की कार में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वहां भी बिल्कुल प्योरीफाइड एयर मिलती होगी। उनका जो प्लेन है 8,000 करोड़ का, उसमें भी बिल्कुल हवा शुद्ध होती होगी। तो ये हमारी नियति है कि हमने अपने लिए पॉल्यूटेड एयर के लिए, और कैसे आप एक ऐसा आधुनिक भारत बताने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे 10 शहर ऐसे हमारे हों जो टॉप पॉल्यूटेड एरियाज में हों। तो मेरे ख्याल से मोदी जी तो अपनी सांस को सुधारने के लिए भूटान गए हैं, इसको अन्यथा मत लीजिए। वरना हो सकता है कि वो एक सांत्वना संदेश दे देते, एक ट्वीट कर देते। हाँ, लेकिन संतप्त परिवारों के पास जाना, ये मोदी जी से अपेक्षा करना, मेरे ख्याल से निधि, यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। बिल्कुल सर, लेकिन ये जो धमाका हुआ है, आप कहिए कि दिल्ली का जो दिल माना जाता है लाल किला, जहां से प्रधानमंत्री हर साल भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं 15 अगस्त को, वहां पर ब्लास्ट हुआ और इतना बड़ा ये ब्लास्ट था। शुरुआती तौर पर कहा गया कि किसी गाड़ी में CNG ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जो तीव्रता थी और जिस तरीके से शव वहां पर पाए गए, लोगों को शक हुआ। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का तुरंत बयान आना, तुरंत उनका एक्शन लेना, तुरंत वहां लोगों से मिलने जाना, NSG का, दिल्ली पुलिस का और तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका सक्रिय होना, उससे शक पैदा हो गया। और फिर उसके बाद जो गृह मंत्री ने औपचारिक बयान दे दिया। हालांकि गृह मंत्री ने अभी तक औपचारिक तौर पर इसको आतंकी हमला नहीं माना है और ये हैरान करने वाली बात है कि कल 6:30 से 7 बजे के आसपास ये घटना हुई दिल्ली में और उसके बाद इतने घंटे बीत जाने के बावजूद आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा ये नहीं कहा गया कि ये आतंकी हमला है। लेकिन आप सोचिए कि ये घटना इसलिए चिंता देने वाली है कि कई सालों बाद आतंकी कश्मीर से आगे निकलकर दिल्ली तक जो है अपनी पहुंच पूरी कर पाए हैं। मोदी जी के सामने ये बहुत सारे सवाल है कि आप पहलगाम नहीं बचा पाए, आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन फिर भी संसद में खड़े होकर आप कहते हैं कि हमारे राज्य में तो कोई आतंकी हमला हुआ ही नहीं। अब तो आतंकी जो है, अगर ये आतंकी घटना है तब तो दिल्ली तक पहुंच गए हैं, तो अब क्या कहेंगे संसद में जाकर? देखिए, ये तो अभी जैसे आपने बताया स्पष्ट नहीं हुआ कि आतंकवादी हमला है या जो उसके अंदर सिलेंडर था उसको फटा है। और कुछ लोग बता रहे हैं स्पष्ट सूत्रों से कि साहब वो सिलेंडर फटा है, इसीलिए वहां स्प्लिंटर्स नहीं मिले हैं
जो कि बम विस्फोट में मिलते हैं। लेकिन प्रयास पूरा हुआ कि हरियाणा के अंदर कुछ लोग पकड़े गए, गुजरात के अंदर कुछ लोग पकड़े गए, और सारे के सारे एक समुदाय के लोग थे, क्योंकि कोशिश ये थी कि सेकंड फेज का इलेक्शन हो और सेकंड फेज के इलेक्शन में इसको हिंदू मुसलमान नैरेटिव में झोंका जा सके। लेकिन जब ये लगा होगा, आई डोंट नो, अगर ये लगा होगा कि हिंदू मुसलमान नैरेटिव बनाते बनाते ये प्रश्न तो लोग पूछेंगे ना, ये प्रश्न तो लोग पूछेंगे ना। हरियाणा के अंदर आपकी सरकार, गुजरात के अंदर आपकी सरकार, दिल्ली के अंदर आपकी सरकार। भाई जहां तक मुझे पता है, देखिए सूचना तंत्र और पुलिस का तंत्र इतना मजबूत होता है। देखिए जहां तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है पुलिस कार्यालयों की, जो मैंने अपने जवानी में देखा था, उसके बाद तो मैं इनके संपर्क में नहीं रहा। हर मोहल्ले के अंदर 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस के इन्फॉर्मर्स होते हैं, चाहे वो पान की दुकान वाले हों, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हों। और जैसे ही उनको कोई संदिग्ध चीज दिखाई पड़ती है, और प्लेन क्लोथ में भी पुलिस वाले बाजारों के अंदर घूमते रहते हैं, जहां भी उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी घटना है तो तुरंत अपने थाने में इन्फॉर्म कर देते हैं और उसको धर दबोचा जाता है। तो जब इस प्रकार की स्थिति है और कोने कोने में पुलिस के अधिकारी प्लेन क्लोथ में घूमते रहते हैं और आपके इन्फॉर्मर्स वहां बैठे रहते हैं, तो ये आरडीएक्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? हर नाकाओं में तलाशी होती है, और संदिग्धता, हम भी जाते हैं, जब दिल्ली जाते हैं तो देखते हैं दिल्ली के अंदर वो दूर से कारों को रोक लेते हैं। हमको ये भी आश्चर्य होता है, भाई बड़ी बड़ी कारों वालों को क्यों उन्होंने रोका हुआ है? क्योंकि भाई मानी बात है कि इनमें इन्होंने, लेकिन उनके पास लिस्ट होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी गाड़ी संदिग्ध लग रही है, कौन कहां से कहां गई है, और उसको रोका जाए और उसको चेक किया जाए। और जहां भी उन्हें लगता है कोई संदिग्ध है तो उस मामले को चेक करते हैं। तो ये आरडीएक्स, पहला प्रश्न तो आज तक हमको यही जवाब निधि नहीं मिला कि जो पुलवामा के अंदर आरडीएक्स 350 किलो आया था, वो आया कैसे था? फिर वो बिना इंटरसेप्ट किए हुए हमारे कन्वॉय के अंदर कैसे चला गया? फिर उसके बाद उसने उसी ट्रक को क्यों हिट किया जिसके अंदर बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थी? फिर उसके बाद हिट करने के बाद फिर वो विस्फोट हुआ और उसके बाद कोई जांच नहीं बिठाई गई, और आज तक ये नहीं पता चला कि आरडीएक्स कैसे आया था, उसको क्यों नहीं रोका गया। उसके बाद पहलगांव के अंदर हुआ, तो पुलवामा को 6 साल हो गए, अब तो पहलगांव को भी 8-10 महीने हो चुके हैं। तो अगर ये भी नहीं पता चला यानी का प्रयास हो रहा है, तो ये तो देखिए एक दिमाग में प्रश्न उठता है कि आप पता चलाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। अच्छा, इसके बाद अभी हरियाणा के अंदर आप कह रहे हैं कि पकड़ा गया, फिर इसका कनेक्शन पुलवामा से बता रहे हैं, तो इसका माने पुलवामा से अगर आरडीएक्स आया तो इसको इंटरसेप्ट नहीं किया, तो आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा है? और दिल्ली के ऐसे इलाके में जो बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अगर उसके अंदर विस्फोट होता है तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एंगल से उन्होंने सोचा होगा कि अगर इसको आतंकवादी घटना बताएंगे, क्योंकि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो तो ये कह चुके हैं कि 2014 के बाद कोई आतंकवादी घटना ही नहीं घटी। भाई अगर आतंकवादी घटना नहीं घटी तो भैया पुलवामा, पहलगांव, उरी और पठानकोट और ये सब क्या थे? फिर इसका मैंने आतंकवादी घटना नहीं थी तो क्या ये प्रायोजित कार्यक्रम थे? और इसमें कोई, अच्छा फिर अब संजय सिंह ने भी ट्वीट बड़ा बढ़िया किया। भाई आपने कहा था ना, या आपने आश्वासन दिया था देश को कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करेगा तो हम उसको जवाब देंगे और अटैक कर देंगे। तो अगर ये मानी बात है कि ये कोई आतंकवादी घटना ऐसी है तो कोई नहीं होगी जिसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं रहा होगा। तो अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान प्रायोजित है तो पाकिस्तान पे हमला कब करेंगे? तो क्या ये एक प्रायोजित था कि बिहार के इलेक्शन में इसका, जैसे आप देखते हैं जब भी कोई इलेक्शन होता है उसके पास बेचारे 10-15 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उनके साथ हमारी पूरी श्रद्धांजलि उनको देते हैं, उनके परिवार के साथ सहानुभूति देते हैं। हमें भी दुख है कि इस प्रकार की घटना घटी, लेकिन ये घटनाएं उन्हीं प्रदेश के अंदर क्यों होती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है? ये जनता को भी सोचना चाहिए और सबको सोचना चाहिए कि एक हिंदू मुसलमान नैरेटिव बनाने के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए तो ऐसी घटनाएं नहीं की जा रही है। अब बाकी तो जांच से पता चलेगा कि क्या स्थिति है। बिल्कुल सर, और संजय सिंह ने वाकई में सही ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी जी ने सीज फायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है।
देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं है, ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। सर मोदी जी के हाथों तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये तो हम देख ही चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और ये सारी चीजें जो सामने आ रही है, तो विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि आम पब्लिक भी सवाल उठा रही है कि देश के गृह मंत्री देश की सुरक्षा की बजाय तो चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं और होटल में मुलाकातों का दौर चलता रहता है। ऐसा विपक्षी नेताओं ने कई सारे आरोप भी लगाए हैं, फिर रैलियां भी करते हैं। तो क्या देश के गृह मंत्री के पास इतना टाइम होता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान दे सके? तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों में गृह मंत्री इतने व्यस्त रहते हैं कि दिल्ली की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है फिर? देखिए, अमित शाह साहब के पास जो कार्यक्रम है, मेन कार्यक्रम उनके दो हैं। एक तो है बीजेपी को चुनाव किसी ये इन प्रकार ने जिताना, इसीलिए जो वहां पे बताया पवन खेड़ा ने कि जिस होटल में अमित शाह साहब रुके हैं उसी होटल में अशोक गहलोत साहब भी रुके हैं, पवन खेड़ा साहब भी रुके हुए हैं और कह रहे हैं जब तक अमित शाह नहीं आए थे तो वहां सीसीटीवी के जो कैमरे लगे थे उसके बाद कागज नहीं लगा हुआ था और जैसे ही अमित शाह साहब आए उन्होंने मीटिंग करनी शुरू की, उसके बाद कागज चिपक गया। इसके बाद ये इसका मतलब होटल वालों पे वरना अब ये सोचिए अगर 5 स्टार होटल के अंदर सीसीटीवी पे कागज लग जाए और इतने बड़े बड़े वीआईपीस उसके अंदर रह रहे हैं तो उनकी जान को खतरा है। लेकिन कुछ चीज को छिपाने के लिए वो सीसीटीवी, जैसा पवन खेड़ा ने बताया। अच्छा, एक काम तो उनका यह है, दूसरा काम उनका यह है कि जय शाह साहब की कुर्सी बरकरार रहे। भाई आईसीसी के चेयरमैन है, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों का हिसाब किताब है, तो उनका एक काम है ये इनके प्रकार है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। और ये इतना बड़ा काम है निधि, इतने बड़े देश के अंदर सारा का सारा तो मोदी जी ने अमित शाह साहब के कंधे पे डाल दिया है। तो अमित शाह साहब इज द वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना है और अपने बेटे जय शाह साहब को कुर्सी से नहीं उतरने देना है तो उनकी तो सारा का सारा जो ध्यान लगा हुआ है इधर लगा हुआ है। अब उसके लिए आप कह रहे हैं कि सुरक्षा हमारी कौन देखेगा, हमारे बॉर्डर्स को कौन देखेगा? तो वो देखेगा जो देखेगा भगवान देखेगा, और कौन देखेगा। बिल्कुल सर, और आप देखिए कि बिहार चुनाव इस समय चल रहा है और बिहार चुनाव में सेकंड फेज की वोटिंग चल रही है, जिसके बीच में जो आरजेडी है वो लगातार तमाम ट्वीट्स कर रही है। कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो कहीं पर जो बीजेपी के लोग हैं वो गुंडई पर उतारू हैं, कहीं कहीं पर बूथ पर जो चीजें चल रही हैं, तमाम वीडियोज वो सब वायरल हो रहे हैं। इस बीच इस चुनाव के मतदान के बीच बड़ी खबर एक सामने आई है कि नीतीश कुमार बिल्कुल ही एक्टिव हो गए हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और जहां वो पहले चरण के चुनाव में नहीं दिखाई दिए, तो अब ये जो मतदान शुरू होने के कुछ ही देर बाद सीएम नीतीश कुमार जो है वो केंद्रीय मंत्री और ये जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं ललन सिंह, उनके आवास पर पहुंचे और उसके बाद प्रदेश कार्यालय पर भी पहुंचे। वो तमाम तरह की जानकारियां ले रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो अचानक से ये नीतीश कुमार का एक्टिव होना, तब जबकि अभी 3 दिन बाद अब रिजल्ट आने वाला है, आज दूसरे चरण की वोटिंग चल ही रही है, ये क्या संदेश देता है बिहार में? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह ने और संजय झा ने धोखा किया है। और जैसे लल्लन सिंह ने बाद में भी स्टेटमेंट दिया, पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्शन के बाद जब सारे विधानसभा के जीते हुए सदस्य बैठेंगे तो वो चुनेंगे कि कौन हमारा नेता होगा। तो इसका माने उन्होंने तो धोखा दे दिया नीतीश कुमार को। ये भी बात बिल्कुल सही है कि प्रथम चरण में जैसे हुआ था कि जो मैं अभी सुन रहा था, वहां के जो लवकुश समुदाय के लोग हैं, जो कि उसी समुदाय से हैं जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, वो भी पूरी तरह से इस बार निराश हो गया है। उन्होंने वो ये लोग भी कह रहे थे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था कि वहां केशव प्रसाद मौर्य को प्रोजेक्ट किया गया और योगी आदित्यनाथ को बिठा दिया गया, तो बिहार के अंदर भी ये बात उनके समुदाय के लोगों को और जो उनके समर्थक है बात समझ में आ गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को और चिराग पासवान को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिल गई तो वो नीतीश कुमार के साथ खेल कर देंगे। तो उनके समुदाय के लोगों ने प्रथम चरण में भी खुलेआम महागठबंधन के साथ वोट किया है और सेकंड फेज में भी महागठबंधन के साथ वोट कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा वोट शिफ्ट है। एक तरफ पूरा निषाद मल्लाह सहनी समाज वो पूरी तरह से महागठबंधन के साथ आ गया है। जो वहां पे आप जानती हैं जो वैश्य समाज है, जो आईपी गुप्ता और बाकी जो समाज है जो कि ओबीसी में भी आता है और बाकी समाज में भी आता है, वो भी पूरी तरह से शिफ्ट हो गया और लवकुश समुदाय भी। तो और सवर्ण वोट बैंक में भी बंटवारा हुआ है। तो नीतीश कुमार अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं और केवल ये देख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद अगर कहीं किसी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खिलवाड़ न कर सके, क्योंकि उनको ये आगाह हो गया है या आभास हो गया है कि ललन सिंह और
संजय झा उनके साथ धोखा कर सकते हैं, जेडीयू को तुड़वा सकते हैं और जेडीयू को तुड़वा के वो भारतीय जनता पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर बनवाने का प्रयास कर सकते हैं और नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र में देख रहे हैं अजीत पवार के साथ क्या हो रहा है। भाई अजीत पवार को ठिकाने लगाने का कार्यक्रम बन गया है, क्योंकि उनके दो बेटे के जो पार्थ पवार हैं उनके दो केसेस आज की तारीख में उछल गए हैं पिछले 2 दिन के अंदर। एक जो उन्होंने सरकारी जमीन खरीदी है और एक कृषि जमीन खरीदी, और 200 में अजीत पवार कह रहे हैं कि मेरे बेटे को पता नहीं था कि ये सरकारी जमीन है। लेकिन एक प्रकार से फडणवीस साहब ने अजीत पवार को पहले शरद पवार से तोड़ा, कुछ दिनों के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, गद्दी हटाई और उसके बाद अजीत पवार की और एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ के इसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज चलाएगी और ये दोनों लोग ना तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास वापस जा पाएंगे, ना इनका राजनीतिक जीवन कोई बचेगा, ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे। और ये बात नीतीश कुमार ने समझ ली। बिल्कुल सर, नीतीश कुमार ने कुछ तो समझ लिया है और इसीलिए वो अचानक से एक्टिव हो गए हैं। जहां पर आप देख रहे थे कि जो उनकी पार्टी के नेता थे वो भी कह रहे थे, बीजेपी वाले भी कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार बीमार हैं और विपक्षी पार्टियां तो लगातार सवाल उठा ही रही थी। लेकिन जब सत्ता की बात आती है, जब कुर्सी की बात आती है, तो नीतीश कुमार हमेशा एक्टिव हो जाते हैं, हमेशा नजर आने लगते हैं और वही एक बार फिर से नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि ये पक्ष में उनके होगा या फिर विपक्ष में होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा या फिर महागठबंधन के, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज जो चल रहा है वोटिंग, उसके बीच बीच में जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी मैं आपको कुछ कुछ खबरें दिखा देती हूँ। और जो खबरें हैं वो वाकई में फिर से वही है, धांधली की खबरें, जहां पर प्रियंका भारती लिखती है कि मोतिहारी विधानसभा बूथ नंबर 229 और 30 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को फोटो और चुनाव चिन्ह वाला पर्ची दिखाकर भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है। मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। चुनाव आयोग आपसे जिंदा होने की उम्मीद की जा रही है। तो प्रियंका भारती जिंदा होने की उम्मीद कर रही है चुनाव आयोग की, हालांकि ये पता नहीं है कि नहीं है। अब जो है जो राष्ट्रीय जनता दल है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और वहां पर भी वो यही बता रहे हैं कि जो जेडीयू के पोलिंग एजेंट हैं वो मतदाताओं को बैलेट पेपर दिखा करके प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता पक्ष द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस तरीके के तमाम ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी तक चुनाव आयोग को जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने देखा था कि जब पहले चरण का चुनाव हुआ था सर, तो उसमें चुनाव आयोग बड़े फटाफट जवाब दे रहा था और ये भी सामने आया था, जैसा हमने दिखाया था एक वीडियो, कि एक शख्स कह रहा था कि आपका वोट तो पहले ही गिर चुका है, ऐसा मुझसे कहा गया जब मैं वोट डालने गया। और फिर वहां कोई अधिकारी आती हैं, चुनाव के अधिकारी आती हैं, कोई भी जो एजेंट होते हैं वो आते हैं, वीडियो बनवाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई बताओ अब वोट गिरा कि नहीं गिरा। तब वो बताते हैं कि हाँ हमारा वोट जो है पड़ चुका है। ये सारी जो खबरें सामने आ रही हैं सर, आज क्यों नहीं चुनाव आयोग इतना एक्टिव नजर आ रहा है? क्या वो किस चीज में व्यस्त है? क्योंकि सरकार तो, मुझे लगता है उसको चुनाव से ज्यादा व्यस्त होना चाहिए इस समय देश की सुरक्षा को लेकर के, दिल्ली में जो कुछ भी ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के, लेकिन चुनाव आयोग कहाँ व्यस्त है? देखिए चुनाव आयोग वहीं व्यस्त है जो उसका आज के तारीख में केवल एक काम है, चुनाव आयोग का, केंद्रीय चुनाव आयोग का, किसी प्रकार से एनडीए को चुनाव जिताना। क्योंकि ये बात देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस से समझी जा सकती है। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ शायद उतना गुस्सा ना हो जितना ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के साथ हो। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के समर्थक हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के कितने समर्थक हैं ये आई डोंट नो। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चुनाव आयोग कंप्रोमाइज हो चुका है और जो अगेंस्ट वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो तो 100% मानते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भी 70% मानते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी निष्पक्ष नहीं। क्योंकि अगर ये देखिए इतने बड़े बड़े प्रूफ आ जाएं कि एक ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट बन जाएं, उन पे वोट भी पड़ जाएं, जबकि फोटो किसी और की, दूसरा आदमी वोट कैसे डाल सकता है? अच्छा, उन लोगों के वोट पड़ जाएं जो वहां पे रहते ही नहीं, उस पोलिंग बूथ पे रहते नहीं, शादी हो गई 2002 में, भिवानी में जाके सेटल हो गए। तो अगर ऐसे, और एक एक घर में अगर पलवल के अंदर जहां 7 परिवार के सदस्य रहते हैं वहां 501 वोट रजिस्टर्ड हो, तो मानी बात है कि घपलेबाजी। अच्छा, ये फिर कहना कि साहब पहले भी पुनर्निरीक्षण होता था, बीएलओ घर घर जाते थे, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, आज तक तो मेरे घर में कोई बीएलओ आया नहीं। और इस प्रकार से अगर अब मध्य प्रदेश में भी जाके राहुल गांधी ने कह दिया, यहां भी किस प्रकार का खिलवाड़ हुआ है, हर जगह खिलवाड़ हुआ है। लेकिन मुश्किल यह है, देखिए चुनाव आयोग को अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और अपने को बचाने के लिए एनडीए को चुनाव जिताना है। एक तरफ चुनाव आयोग का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रयास है, इसलिए वो आंख मूंद के बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।
और दूसरी तरफ से इस बात को किस हद तक बिहार की जनता तक पहुंचा पाए हैं ये महागठबंधन वाले लोग, वो काउंटर कर रहे हैं। अब ये जो एक्सेस पोलिंग हो रही है, तो पहले भी मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, आज फिर कर रहा हूं, अगर जितने घपलेबाजी चुनाव आयोग करता है उससे ज्यादा उत्साह महागठबंधन के लोग करा, भाई घपलेबाजी महागठबंधन वाले तो कर नहीं सकते। सेंट्रल पुलिस और ये केंद्रीय पुलिस, वो केंद्रीय पुलिस लगा रखी है, जहां महागठबंधन वाले करेंगे उनको उठा के ठोक देंगे, सीसीटीवी फुटेज बंद कर देंगे, गाड़ी अंदर आएगी जाएगी, तो हेरफेर तो देखिए होगी। अब हेरफेर ज्यादा होगी या जनता की एकजुटता ज्यादा होगी, ये 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मोदी जी जो भूटान घूमने चले गए हैं और अपने फेफड़ों को शुद्ध करने चले गए हैं, या तो इसलिए चले गए, उनको आश्वासन मिल गया कि खेल हमने कर दिया है। कि मैं बहुत भारी मन से यहाँ पर आया हूँ, मैं इस पर बहुत दुख प्रकट करता हूँ। और भारी मन की जो उन्होंने बात की, अगर भारी मन से गए हैं तो वो ना चाहते, उनको किसी ने ये कनपट्टी पर कट्टा रखकर थोड़ी ना कहा था कि वहां भूटान जाने के लिए। अब लेकिन भागना उनकी फितरत थी तो वो भाग गए। अरे भूटान के जो प्रिंस हैं, जो भी हैं, वो राजा नरेश जो भी हैं, क्या बुरा मान जाते हैं अगर आप किसी के बर्थडे में नहीं जाएंगे? भाई देखिए, हम लोग भी कहीं अगर जाना होता है या हम किसी को इनवाइट करते हैं और लास्ट मोमेंट में कोई बताता है कि भाई घर में ऐसी घटना घट गई है, ऐसी दुर्घटना हो गई है, और यार काइंडली अप्रिशिएट, आई विल नॉट बी एबल टू कम, हमको भी समझ में आता है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमको कहीं जाना हो और ऐसी घटना हमारे परिवार में किसी के साथ हो जाएगी, भगवान न करे हो। और बनी बात है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत की जनसंख्या जो भी 142 करोड़ है, वो तो मोदी जी का परिवार है, और इतनी बड़ी घटना घट जाए, दिल्ली के हार्ट पे इतनी बड़ी घटना घट जाए, उसके बावजूद बर्थडे विश करने के लिए और वहां जाके आपको जाने की क्या जरूरत है? आप उनसे माफी मांग लेते कि साहब मैं आ नहीं पा रहा हूँ, गिफ्ट भिजवा रहा हूँ। जैसे 7.5 कैरेट का हीरा आपने मिसेज बाइडेन को दिया था, चलिए 7.5 कैरेट का हीरा ने देते, फूल का गुलदस्ता ही भिजवा देते, कोई बुरा नहीं मानता इन सब चीजों से, उन्हें पता है। और ये आज इंटरनेट के जमाने में दुनिया को पता है कि दिल्ली के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन क्या हमारे देश के अंदर सरकारें इतनी अक्षम हो चुकी हैं, इतनी निकम्मी हो चुकी हैं कि हर जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, हर जगह टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, उसके कारण जानने का प्रयास नहीं हो रहा, दोषियों को दंड देने का प्रयास नहीं हो रहा, और बार बार हमारी जानें जा रही हैं। बड़े बड़े नेताओं को न जान जा रही है, न उनको आनंद है, मस्ती से वो कभी कहते हैं यादवों के छाती पे बुलडोजर चलवा देंगे, कभी कहते हैं कि हम देख लेंगे, हमें तुम्हें ये करवा देंगे, चाहे सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा साहब हो या जितने भारतीय जनता पार्टी के मुरठा वाले लोग हों, तो हर जगह इसी प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो देखिए, ये तो बिल्कुल, इसका मैं कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूं, क्योंकि ये भूटान के भी जो नरेश हैं, उनको भी ये बात बिल्कुल अप्रिशिएट कर लेते कि जब भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर ऐसी घटना घटी है, तो अगर मोदी जी नहीं आ रहे हैं तो इसका माने वो जस्टिफाइड है। लेकिन मोदी जी को अपने, जब उन्हें पता चल गया 4-5 दिन से कि पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा हो गया कि उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो अपने फेफड़े को शुद्ध करने के लिए वहां गए, क्योंकि कहते हैं अगर आप 5 दिन भी जाके, अब तो बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी जान बचानी है तो बुढ़े लोग जो हैं और बच्चे लोग जो हैं और जिनको फेफड़े जिनके कमजोर हैं, वो 1 महीने के लिए दिल्ली और एनसीआर छोड़ के चले जाएं। लेकिन हम लोग कहाँ चले जाएं? हमारी बाध्यता है, हमको रहना पड़ेगा। ना तो इतने पैसे हैं कि वहां जाके 5-5, 6 हजार रुपए का होटल लें, ना स्विट्जरलैंड हम जा सकते हैं। मोदी जी का क्या एक ऑफिशियल टूर बनाएंगे, कहीं 45 लाख रुपए पर डे का कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल लेंगे और उसके बाद जाके अपना मस्ती करके लौट आएंगे। हमारे पास तो वो सुविधा है नहीं, तो हमें तो भैया यहीं रहना है। हमारे जैसे देश के 99% लोग हैं जो अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते, ना तो इतने ज्यादा आर्थिक संपन्न है और उनकी अलग अलग मजबूरियां हैं। तो हम लोग की मजबूरियां हैं, इसलिए यहाँ पे फेफड़े खराब कर रहे हैं। और मोदी जी को स्वतंत्रता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अपने फेफड़ों को शुद्ध करने के लिए भूटान की हवा भी बहुत शुद्ध है, इसलिए वहां चले गए। बिल्कुल सर, लेकिन वहाँ मोदी जी और यहाँ अमित शाह जी जो कर रहे हैं, और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। मीटिंग्स तो चल ही रही है, लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कुछ सवाल उठाए हैं, मैं उनका वीडियो दिखाना चाहूंगी। एक दर्दनाक ब्लास्ट हुआ है, 10 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए। 10 से ज्यादा लोगों के मारे के जाने के बाद भी अभी तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्लूलेस। कोई कह रहा है मूविंग कार से ब्लास्ट हुआ है, कोई कह रहा है पार्किंग कार में, पार्क की हुई कार में ब्लास्ट हुआ। और गृह मंत्री जी
पिछले 10-12 दिनों से 15 दिनों से लगातार बिहार में ही बने हुए हैं। सीसीटीवी पर अखबार चिपका करके पता नहीं किन किन अधिकारियों से मिल रहे हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां हमारी 2900 किलो विस्फोटक पकड़ रही हैं, 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया है, AK-47 पकड़ी गई, ISIS के तमाम आतंकवादी गुजरात से पकड़े गए हैं और गृह मंत्री जी को चुनाव लड़ने से फुर्सत नहीं। और ये आतंकी घटना उसके बाद ये हो जाती है, तो गृह मंत्री जी को जवाब देना होगा कि उनके लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है या बिहार का चुनाव। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए लगता है कि चुनाव सर्वोपरि है, लोगों की जिंदगियां सर्वोपरि नहीं है। वरना इतने बड़े विस्फोटक मिलने के बाद, आरडीएक्स मिलने के बाद और AK-47 के मिलने के बाद तो देश के गृह मंत्री को बिहार में नहीं दिल्ली में रहना चाहिए था। इस घटना की तह तक जाना चाहिए और घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दिलाई जानी चाहिए और गृह मंत्री जी प्रचार मंत्री की जगह अब गृह मंत्रालय का भी काम संभाल लीजिए। तो सर, प्रचार मंत्री कहा जा रहा है गृह मंत्री को, और बिल्कुल सही कहा जा रहा है, क्योंकि कल जब शाम को आतंकी हमला हुआ उससे पहले ही फरीदाबाद से जो बड़ी खबर सामने आई थी कि फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत एक साजिश के तहत 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था और दूसरे हथियार भी थे उसमें। यहाँ से जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद ही ये हमला हुआ है दिल्ली में। तो पुलिस को शक है क्योंकि कोई दूसरा बड़ा हमला प्लान कर रहे थे वो लोग, लेकिन क्योंकि ये धरपकड़ शुरू हो गई थी, फरीदाबाद में भी गिरफ्तारियां हो गई थी, तो जल्दबाजी में इस हमले को अंजाम दिया गया। ये जो शख्स है जिसका नाम बताया जा रहा है फरीदाबाद मॉड्यूल का आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद, इसी को लगातार तलाश कर रही थी पुलिस और हरियाणा पुलिस भी, कश्मीर पुलिस भी, लेकिन इसकी धरपकड़ होती उससे पहले ही माना जा रहा है कि जल्दबाजी में उसने ये हमला कर दिया ताकि उसकी प्लानिंग बेकार ना जाए। तो अब सर समझ में नहीं आ रहा है कि सारी चीजें चली रही थी कल से आज तक, जो जांच चल रही है, जिस तरीके से FIR हो रही है, जिस तरीके से सारे एक्शन हो रहे हैं, और उसके बाद कभी पुलवामा, कभी पहलगाम, कभी लाल किले के पास धमाका, गृह मंत्रालय क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही बनाया गया है? देखिए निधि, चुनाव इनके गृह मंत्रालय को भी थोड़ी देर के लिए अलग कर दें। हमारे बागेश्वर धाम जो हैं वो आजकल हरियाणा के अंदर हैं, वो फरीदाबादी के अंदर हैं। जहां पे ये RDX पकड़ा गया है बागेश्वर धाम, वहीं पे यात्रा कर रहे थे कल। तो अगर बागेश्वर धाम तो लोगों की पर्चियां निकाल देते हैं, उनका भविष्य बता देते हैं, उनका पास बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, तो बागेश्वर धाम ने क्यों नहीं बताया इस प्रकार की घटना घटने वाली है? क्योंकि इस घटना से पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रतिष्ठा पे धब्बा लग रहा है कि हमारी इतनी ज्यादा सुरक्षा तंत्र कमजोर हो गया है। अगर ये मानी बात है कि इसमें, जैसे संजय सिंह ने कहा, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होगा, तो अगर पाकिस्तान का हाथ है तो पाकिस्तान पे आक्रमण आप कब करेंगे? बिहार चुनाव के बाद करेंगे, बिहार चुनाव के पहले करेंगे? अच्छा, इसकी जांच होगी कि नहीं? जैसे पहलगांव की जांच नहीं हुई, पुलवामा की जांच नहीं हुई, इसकी जांच होगी कि नहीं? क्योंकि हमारे यहां भी अगर कोई छोटी सी भी घटना घट जाती है तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों घटा और आगे से ऐसा न घटे। लेकिन 40 जवानों की शहादत हो गई पुलवामा के अंदर, 26 लोगों की शहादत हो गई पुलवामा, ये पहलगांव के अंदर, और हमारी जनता भूल गई। आज की जनता, कितने लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं। पहले उस समय बात हो रही थी फलाने बेचारे की मृत्यु हो गई, उसका परिवार बिछड़ गया। आज वो परिवार वाले क्या सोचते होंगे हम लोगों ने भूल गए। हम सोनम वांगचुक को भूल गए। सोनम वांगचुक 1 महीने के अंदर जेल में बंद है, और ऐसी जेल में बंद है जहां उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली है। आसाराम को बेल मिल रही है, राम रहीम को बेल मिल रही है, तो रेपिस्ट को जेल बेल मिल रही है। और ऐसे लोग जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर पदक जीत रहे हैं, और आर्मी एयरफोर्स को ऐसे शेल्टर्स बना के दे रहे हैं जिससे ठंड में उनको ठंड न लगे, उन लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। लेकिन हम भी ढोंगी लोग हैं भारतीय, हमें भी पता नहीं इधर उधर के प्रपंच और ढोंग करना और जिंदाबाद मुर्दाबादी करने से टाइम नहीं मिलता है कि जो बेचारे मर जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनके बाद सोचना ही हम बंद कर देते हैं। तो जब हम देश की जनता ही इतनी निकम्मी हो गई है तो सरकार को हमारी केयर करने की क्या आवश्यकता है?
सरकार तो न जाने क्या कर रही है सर, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री तो विदेश घूम रहे हैं और फिर इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और फिर मात्र औपचारिकता भर होता है कि वहां पर जाकर के गृह मंत्री मुलाकात कर ले, चार बातें कह दे मीडिया के सामने आकर के कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन होता नजर नहीं आता है। अब इस घटना में क्या कुछ होगा, किस प्रकार जांच आगे बढ़ेगी, क्या कुछ सामने आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।